क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए जो संस्थाएं हैं उनमें शामिल है। तो देखिए, वर्तमान का मतलब तो आज 2020 है, तो उसे ही मानेंगे, तो उसका सही जवाब लोकपाल और लोकायुक्त होगा। लेकिन इसमें जवाब कुछ और दे रखा है, तो उसे आप गलत मानेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार निम्न में से कौन लोकपाल एवं लोकायुक्त की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो उन्हें सार्वजनिक और शक्तिशाली होना चाहिए, उनका दर्जा देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं के समान होना चाहिए। अगला विकल्प है, उन्हें सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। देखिए, ये जो संसद शब्द है ये गलत है, क्योंकि लोकपाल तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर लोकायुक्त भी है, और लोकायुक्त राज्य स्तर की संस्था है। तो ये विधायिका या जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार यानी विधानमंडल यानी विधानसभा, तो उनके प्रति इनका उत्तरदायित्व बनता है। लोकपाल केंद्रीय स्तर की संस्था है, तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी हो सकती है, परंतु लोकायुक्त के केस में ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन 3 वाला जितने भी विकल्प हैं आप उन्हें काट दीजिए, और ऑप्शन 2 सही है, 1 सही है, तो 1 और 2 जहाँ हैं वही सही होगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है। चौथा विकल्प आप देख लीजिए, जहाँ तक संभव हो सके उनकी नियुक्ति राजनीति से परे होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। एलिमिनेशन मेथड्स बहुत बेस्ट होता है। भारत के सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है। हमने जो बेसिक पढ़ा था शुरू में, वहाँ पर सारी चीज़ें देखी थी। लोक सेवकों की तानाशाही रोकने के लिए एवं लोगों में शिकायतें सुनने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की अत्यंत आवश्यकता है। एक स्वतंत्र निकाय की, तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन यहाँ गलत है और कारण सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस राज्य में पारित किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है। आप करके इससे सभी आएंगे, लेकिन सही बहुत कम करेंगे। देखिए, पारित पूछा गया है यहाँ पे। पारित का मतलब है प्रस्ताव कहाँ पर आया, तो फ्रेंड्स ये है ओडिशा, 1970 में आया। लेकिन ये लागू कब से हुआ मैं आपको बता चुका हूँ, 1983 से। और सबसे पहले लोकपाल कहाँ बना, लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम वो कहाँ बना था? महाराष्ट्र में बना था 1971 में। तो इसे आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन सेशन आपका पूरा होता है। एक प्रश्न में मैंने आपको थोड़ा सा करेक्शन करवाया था, तो उसे आप करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी होगा, तो इसे आप PDF में भी करेक्शन कर लीजिएगा। चलते हैं हम हमारे अगले मिशन की तरफ। देखिए, यह है राज्य निर्वाचन आयोग, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ अनुच्छेद भी दिए हुए हैं, तो ये एक कैसी संस्था है? संवैधानिक। तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले हम इसका एक जो सामान्य परिचय है उसे देखेंगे। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के निष्पक्ष चुनावों के लिए भाग 9, और यहाँ पे मैंने 2 भाग लिखे हैं, एक तो भाग 9 है और एक है भाग 9A। इसका मतलब ये है कि भाग 9 तो पंचायती राज से संबंधित है, और जहाँ पर भाग 9A लिखा गया है ये जो शहरी निकाय यानी नगर पालिका उनसे संबंधित है। तो इसके लिए अनुच्छेद 243 का टा, यानी आप इसे ZA भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की ये बातें हैं। तो 243 के और टा, आप इससे अच्छे से हिंदी में जिस तरह से आप इसे देख सकते हैं, आराम से आप क्लियर कर लीजिए इसे, ताकि कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। तो अनुच्छेद का प्रावधान है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। अगर हम इसके गठन की बात करें कि इसकी स्थापना किस किस तरह से हुई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनुच्छेद 243 के अधीन राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी। अब आप इस डेट को जरूर याद रखिए, यह आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका यहीं तैयार हो गया फ्रेंड्स। संरचना की बात करें तो एक सदस्यीय आयोग है जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, और एक सचिव होता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है सरकार के परामर्श से। जाहिर सी बात है, हटाने की जो प्रक्रिया है तो वो
उच्च न्यायालय यानी एक राज्य का हाई कोर्ट का जो जज होता है उसी के समान होती है और संसदीय महाभियोग की प्रणाली इसमें लागू होती है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो राजस्थान में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे, 1 जुलाई 1994 को। और वर्तमान में कौन है? प्रेम सिंह मेहरा हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। अब पंचायतों के लिए निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 के और भाग 9 में इनका उल्लेख है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। तो पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों हेतु निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। निर्वाचन आयुक्त के पद में सेवा के दौरान कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त या आयोग जब ऐसा अनुरोध करे तो राज्यपाल आयोग को उतने कर्मचारी वृंद यानी कि एक तरह से जो मानव उपलब्धता है कर्मचारियों की उपलब्ध कराएगा जो आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हो। अब इसी तरह से नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 ZA यानी यह का इसे हिंदी में बोला जाता है और भाग 9A में इसका उल्लेख है। तो फ्रेंड्स ये भी आपसे मैच द कॉलम में, क्योंकि RS में जो आयोग है वो मैच द कॉलम में जब क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह की चीज़ों को वो यहाँ पर रखेगा आपके सामने। तो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। ये छोटी मोटी मूलभूत बातें हैं लेकिन आपका सिलेक्शन यही चीज़ डिसाइड करेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम कोई तिकड़म से या उनसे नहीं जीती जाती शॉर्ट ट्रिक से। एग्ज़ाम के लिए आपको एक लंबी और हार्डकोर स्टडी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम आपका ग्रुप डी का हो चाहे आपका RS का हो। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कंपटीशन गोइंग टू टफ ईच एंड एवरी डे। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आपका पाला किस चीज़ से पड़ा है ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी करो। चलते हैं हम आगे। जो उसका पहला पॉइंट है, स्थानीय निकाय के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण आयोग में निहित होगा। और ऐसा जो इसका अनुच्छेद है 243 ZA यानी कि यह का इसमें लिखा हुआ है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा या नगर पालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तो ये जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है उसके बारे में बेसिक नॉलेज थी फ्रेंड्स। कुछ एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो इन्हें देख लेते हैं एक बार। अगर ये ज़्यादा छोटा है तो आप इसे थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं जूम। तो राज्य में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब किया गया था? 1994 जुलाई के महीने में। और 1 जुलाई को जो अमर सिंह राठौर हैं, अमर सिंह, उनकी पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो आप इसे ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के चुनावों में मतदान दर थी। देखिए ये प्रश्न अब प्रासंगिक नहीं है, RS में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन मैं आपको इसकी जगह एक बात बता देता हूँ कि 2018 के लास्ट में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, MLAs के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव राजस्थान में, तो उसमें जो मतदान का प्रतिशत था वो 72.19% रहा था औसतन। तो आप इसे ध्यान में रखिए। बाकी इस प्रश्न को तो अब आप काट दीजिए क्योंकि 2015 का तो अब कोई मतलब ही नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये देखिए RS एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स। पहला विकल्प है राज्य के पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना। राज्य की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, तो बिल्कुल ये दोनों तो हमने पढ़े हैं पॉइंट में। अगला है राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। अन्य निकायों से यहाँ पर और प्रादेशिक आयुक्त तैनात होते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। और इस तरह का पॉइंट क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है तो फ्रेंड्स ये हो भी नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो नोट्स में ज़रूर लिखा होता। तो आप ध्यान रखना,
इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें अगर इस तरह का कोई आपको अलग विकल्प दिखे, मैं आपको एक बिल्कुल एक तरह से एक ट्रिक ही बता रहा हूँ, तो आप उस विकल्प को बिल्कुल 100% केस में वो विकल्प गलत होगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस होगा कि मतलब वो विकल्प में आपको कोई अपवाद देखने को मिले कि संवैधानिक संस्थाओं में जितनी भी बातें होती हैं वो ज्यों की त्यों लिखी गई हैं संविधान में, अगर उनके अलावा अगर कुछ आता है तो उस विकल्प को आप खारिज कर सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने और निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग का दायित्व अपने जो चुनाव होते हैं बड़े स्तर पर वह उन्हीं को ही डील करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य जो राज्य स्तरीय चुनाव हैं या स्थानीय पंचायती राज या स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं उन्हें डील करना है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो ये भी जो विकल्प है ये गलत माना जाएगा। तो इस तरह से 1 और 2 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों का अपन को विचार करना है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है, इस गठन का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया है। तो 100% सही बात है ये, और हमने पढ़ा है इसे। तो विकल्प 1 यहाँ पर नहीं है, तो इस विकल्प को आप काट दीजिए। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए बहुसदस्य नहीं है, नोट्स में हमने पढ़ा है 1 सदस्य है, ठीक है, और उसका एक सचिव होगा जिसे आयोग के सदस्य के रूप में नहीं माना गया, सिर्फ एक हेल्पर के रूप में माना गया है कि वो उसे मदद देने के लिए एक सचिव होगा। तो ये भी विकल्प गलत है। अब विकल्प 2 जहां जहां पर है आप उस विकल्प को खारिज कर सकते हैं। अगला विकल्प है आपका तीसरा, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का राज्य निर्वाचक अधिकारी भी होता है। तो ये तो सही है, हमने ऐसा पढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये सही है। तो यहाँ पर आप चौथे विकल्प की तरफ चलेंगे। ये पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों के लिए मतदाता सूची को तैयार करवाता है, चुनाव करवाता है। बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखा हुआ है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो 1 और 3 और 4, तो ये आपका क्वेश्चन और विकल्प जो 3 है वो उसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। तो फ्रेंड्स ये एक संवैधानिक संस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक स्वतंत्र संस्था है, ये एक शक्तिशाली संस्था है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अब अगला है हमारा राज्य सूचना आयोग। देखिए बहुत आसानी के साथ में हमने लोकायुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी तीसरी संस्था है वो है राज्य सूचना आयोग। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है, प्री में भी और मेंस में भी। अगर मैं आरएस की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो राज्य सूचना आयोग के बारे में यही है कि ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक यानी कि जो विधानसभा या संसदीय विधि द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और ये एक स्वतंत्र निकाय है। और तीसरा ये कि एक शक्तिशाली निकाय है। सूचना का अधिकार अधिनियम, इस कथन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे राज्य सूचना आयोग हो। मैं आपको बार बार कोट करके बोल रहा हूँ, इस बात को आप अच्छे से और बिल्कुल हैशटैग के साथ में लिख लीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग हो या राज्य सूचना आयोग जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये दोनों ही संस्थाएं, इनका जो प्रादुर्भाव है वो इसी अधिनियम के तहत हुआ है, राइट टू सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसे आप ध्यान में रखिए के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो राज्य सूचना आयोग यानी राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन RIC, इसकी स्थापना कब हुई है? 18 अप्रैल 2006 को। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया एक तरह से, आप मान के चलिए। चलते हैं आगे। राज्य सूचना आयोगों में सामान्यतः एक मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से ज़्यादा ना हो। अब योग्यता की बात करें
तो उसे किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। हम सूचना आयुक्त की बात कर रहे हैं। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक आध चीज़ आपको बताऊं कि आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनने वाले सदस्यों में जो सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन का जो अनुभव है वो उनके पास में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें विधि विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता और जनसंचार, इन सभी मामलों में उसे एक विशेष अनुभव होना चाहिए, काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और राजनीतिक दल से उसे कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो राजनीतिक दल से भी या कोई लाभ का व्यापार, बिजनेस में भी उसे नहीं शरीक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मुख्य बातें हैं। और नियुक्ति के बारे में मैं अगर बात करूं तो विशेष अधिकार प्राप्त समिति की सलाह पर राज्यपाल द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। तो इस समिति का अध्यक्ष होता है माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएम, विधानसभा विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री, जो जाहिर सी बात है सीएम द्वारा ही उनको निर्धारित किया जाता है। तो ये इसमें ये तीनों योग्य जन इन्हें राज्यपाल जी को सलाह देते हैं और वो उसी की नियुक्ति करते हैं। तो एक तरह से राज्य सरकार के प्रति इसकी जो है जिम्मेवारी होती है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। राजस्थान के पहले सूचना आयुक्त तो एमडी कोरानी साहब थे। वर्तमान में कौन है? सुरेश चौधरी। और इनके साथ जो अन्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? चंद्रमोहन मीणा और आशुतोष शर्मा। तो अब इनके दर्जे की बात करें कि इनका जो ओहदा है वो किस तरह का होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त है उसके समान वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त है सुरेश चौधरी जी, इनको पावर्स और इनको जो भी प्रोटोकॉल है वो मिलेंगी राज्य के निर्वाचन आयुक्त के समान। अगर ये इन दोनों की बात करें, ये अन्य दो सूचना आयुक्त हैं, तो इनका प्रोटोकॉल है वो फ्रेंड्स मुख्य सचिव के बराबर दर्जा प्राप्त होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिए। मुख्य सचिव, जो राजस्थान का मुख्य सचिव होता है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। चंद्रमोहन मीणा और आशुतोष शर्मा इस वक्त अन्य दो सूचना आयुक्त हैं। और जैसा कि बाउंडिंग है 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिए। कार्यकाल की बात करें तो फ्रेंड्स 5 साल या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले समाप्त हो उसे सेवानिवृत्ति मिल जाती है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है अगले कार्यकाल में, परंतु उसी पद पर उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। पद मुक्ति, कदाचार, असक्षमता के आरोप में राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय से करवाई गई जांच द्वारा उन्हें हटाया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यपाल जब किसी को भी चरित्रहीनता या नैतिकता के दोष के आरोप में उनकी राज्यपाल की नज़र में ऐसा सिद्ध हो तो वो जांच करवाते हैं। और जांच के दौरान राज्यपाल उन्हें निलंबित यानी अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। तो इस तरह से इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, इनके जो वेतन भत्ते हैं फ्रेंड्स, वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें वो निर्वाचन आयुक्त की तरह ही होंगी। तो आप इसे ध्यान रखिए। वेतन भत्ते और जो सुविधा है वो जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त है उसी के समान होंगी। तो इसे आप ध्यान रखिए। और जो दर्जा मैंने आपको बताया था, जो अन्य जो सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य उनकी किसके समान होंगी? मुख्य सचिव के समान होंगी। और सेवा काल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अब शक्तियाँ और कार्य, इनकी चर्चा कर लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा संविधान में और आप कहीं भी टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई हैं, क्योंकि इस तरह की शक्तियाँ असल में हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1। आयोग का दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी व शिकायतों का निराकरण करें। जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो
तो ये भी एक तरह की शिकायत है, इसका जानकारी और निराकरण करना बेहद ज़रूरी है। उसे चाही गई जानकारी देने से मना कर दिया हो, उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस सही नहीं है, तो भी ऐसा किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना, ध्यान रखिए मैं सूचना की बात कर रहा हूँ, सूचना यदि अपर्याप्त है या झूठी है या फिर भ्रामक है, एक अफवाह के रूप में है, तो भी इस पर उसे जानकारी देनी पड़ेगी। और सूचना से प्राप्ति से संबंधित कोई भी अन्य मामला हो या सूचना को अलग तरह से तोड़ मरोड़ के दिया गया हो, तो ये अन्य मामला हो, तो ये सारी चीज़ें उसे अपने संज्ञान में लेना ज़रूरी है। और जानकारी यदि निर्धारित समय में ना मिल पाए, निर्धारित समय में ना मिल पाए, तो भी उसे संज्ञान लेना पड़ेगा। तो इसके बारे में प्रमुख बातें हैं। अगला एक पॉइंट देखते हैं, किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है। तो ये क्या है, ये स्वतः संज्ञान यानी स्व प्रेरण की शक्ति का एक पैमाना है। और जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए। किसी व्यक्ति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होने के लिए वो आदेश दे सकता है, दस्तावेज को मंगवा सकता है, एफिडेविट के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, किसी न्यायालय कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज मंगवा सकता है, और किसी गवाह को प्रस्तुत होने के लिए दस्तावेज के साथ में यह समन जारी कर सकता है। तो इस तरह की कुछ प्रमुख बातें हैं। इसके अतिरिक्त आयोग विशेष रूप से कोई भी सूचना तक जाने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, और कहीं पर जन सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो वहाँ पर उनकी नियुक्ति के आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ एक मूलभूत बातें भी हैं। रिकॉर्ड के रखरखाव, यदि रिकॉर्ड एक समय से ज़्यादा पुराना हो गया तो उसके विनष्टीकरण यानी उसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में अपने दिशा निर्देश जारी करना, और इन सभी अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ताकि वो योग्यता और गुणवत्ता के साथ में अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। अर्थदंड लगाना, यदि कहीं कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है या किसी याचक की याचिका को अस्वीकार करना, यदि उसका पूछा गया प्रश्न सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते एक गोपनीयता का संदर्भ में आता है, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फ्रेंड्स, आप लिखने में अगर इनका ही प्रयोग करेंगे तो ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 10 मार्क्स का सवाल पूछेगा आपसे इस पर। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग RS में अगर मेंस की भी बात करूं तो यहाँ पर 10 नंबर का मैक्सिमम 100 शब्दों वाला एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक, और आपको A4 साइज़ का एक बड़ा सा पेपर मिलेगा जिस पर बड़ी बड़ी गैप में लगभग कुल मिला के 14 या 15 लाइनें होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो RS मेंस में कॉपीज़ में हमारा जो अनुभव रहा है उन कॉपीज़ को लाके ही हम आपके सामने रखें साक्ष्य के रूप में। तो फ्रेंड्स ये इसका वो था। तो मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी ये है कि YouTube में जो हमने एक वीडियो डाला था रीजनिंग का, तो इसके जो व्यूज़ हैं और कमेंट हैं वो बहुत ही शानदार मिले हैं। जो देश के कोने कोने से इसे मतलब ट्रेंड में लाया गया है, और मात्र 6 से 8 दिन में ही इस पर 2 लाख से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। ऐसा मेरा बोलने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि ये एक मात्र ऐसा वीडियो है जिसमें आपको संपूर्ण रीजनिंग, पूरी रीजनिंग, इसमें एक टॉपिक है इनपुट आउटपुट, उसे हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। वो शायद इसमें नहीं है, हमारे काफ़ी मित्रों ने हमें कमेंट करके बताया है। तो YouTube की अपनी कुछ टेक्निकल खामियां होती हैं, कुछ उसकी सीमाएं होती हैं, तो ऐसा उनके चलते नहीं किया जा सका। तो आप निश्चिंत रहें। तो लेकिन ये RS के लिए तो 100% है। इसके अतिरिक्त SSC या रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, रेलवे की या ग्रुप D की, NTPC जैसे अभी है, और कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा
रामबाण है, बिल्कुल 100% कवरेज के साथ में फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरह से हमारे एक बहुत ही लेजेंडरी सर हैं पंकज सर ने ये इसको पूरा बहुत मेहनत के साथ बनाया। तो मेरा आपसे निवेदन है आप इसे ज़रूर देखिए और 25 घंटे का है, आराम से आप इसे एक सप्ताह में या जैसे भी ख़त्म करना हो ख़त्म कीजिए, क्योंकि रीजनिंग आपको कहीं पर भी किसी भी कोचिंग सेंटर में या कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और मज़े की बात यह है कि ये सब यूट्यूब पर फ्री फॉर ऑल है, जो होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य है न्यू भारत नव भारत का निर्माण करना। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। इसके बाद में हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य सूचना आयोग किसी भी ऐसे मामले की जांच कर सकता है जो राज्य सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थाओं, कार्यालयों व अन्य निकायों से संबंधित हो। तो ये कथन सही है। अगला विकल्प देखें तो राज्य सूचना आयोग अत्यधिक शक्तिशाली स्वतंत्र निकाय है। तो मैंने आपको बिल्कुल परिचय में ये सारी बातें बताई हैं, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे। राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्न में से किसे सौंपता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, तो उसी के प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य सरकार को वो सौंपता है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप इसे राज्यपाल बिल्कुल मत कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग इसे करेंगे। तो ये चीज़ आपकी पढ़ी हुई है तो आपको आनी चाहिए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इसे स्टार लगाइए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है, राज्य की किसी सूचना आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब सर्वोच्च न्यायालय राज्य के राज्यपाल को इस बात के लिए कहे कि सूचना आयुक्त के विरुद्ध जो शिकायत की गई थी उसकी जांच की गई है, उसे उचित पाया गया है, तब राज्यपाल के आदेश द्वारा उसे हटाया जाता है। तो मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे से बताया कि राज्यपाल ही कदाचार और असक्षमता के आरोप सिद्ध हो जाने पर या उसकी नज़र में ऐसा संज्ञान आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाते हैं और फिर इस तरह से उसकी जो पद मुक्ति है उसका एक रास्ता यहाँ से तैयार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्ति की जाने वाली समिति में निम्न में से कौन नहीं होता है? अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है नहीं होता है, तो हमने पढ़ा है जो होते हैं, तो वो कौन कौन है? वो मुख्यमंत्री जी हैं और उनके द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट का कोई सदस्य है, यानी कैबिनेट मंत्री है, और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय नहीं होता है, तो इसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है कौन नहीं है, तो इसे ध्यान रखिए और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें निम्न में से किसके समान होती है? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, राज्य सरकार का मुख्य सचिव। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और जिस तरह से हमने बताई है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर बात हो रही है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, ना कि उनके सदस्यों की। तो यहाँ पर जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो निर्वाचन आयुक्त के बराबर समान होता है, और उनके जो सदस्य होते हैं जैसे कि जो प्रोटोकॉल है वो राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी होगा, और आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो इसका सही आंसर सी है। चलते हैं आगे। राज्य सूचना आयोग के एक सदस्य का कार्यकाल होता है, जो हमने पढ़ा है 5 या 65 वर्ष। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट 2005 से किसकी स्थापना हुई है? तो राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग की। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा 1 और 2 सही हो जाएगा। एक विकल्प में थोड़ी सी गलती है, क्वेश्चन नंबर 5 में 5A लिखा हुआ है, जबकि में इसमें A नहीं है, इसमें है C। तो आप इसे देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी नोट्स में भी अच्छे से बताया है। ये मुख्य सूचना आयुक्त की बात यहाँ पर चल रही है, तो वो निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त के बराबर। यदि सदस्य हैं तो सदस्य सचिव के समान होंगे। तो इस तरह से ये आपका जो अध्याय था ये समाप्त हो चुका है, और हमने पूरी सफलता के साथ में लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आयोग के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट जो क्वेश्चन है
वो यहाँ से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे बना सकता है, टफ जो फैक्ट हैं वो बना सकता है फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम की कट ऑफ को 200 में से यही कारण है कि हमारे जो राजस्थान पीसीएस है उसका कट ऑफ 76 पे आपके सिलेक्शन हो जाता है, जबकि आप अन्य राज्यों में यूपी पीसीएस में जाओगे तो 122 कट ऑफ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पर जनरल की कट ऑफ ही 76, ओबीसी की कट ऑफ 76 तक चली जाती है, जैसे कि 2018 का जो आरएस है उसमें आपने देखा। और यहाँ पर ये जो हमारे तीनों अध्याय थे ये समाप्त होते हैं। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। काफ़ी मित्रों ने ये बोला कि पढ़ाई को मतलब लॉकडाउन में सर मतलब किस तरह से की जाए और समय का किस तरह से सदुपयोग किया जाए। देखिए, लॉकडाउन से मतलब नहीं है, हमारा लॉकडाउन तो लाइफ टाइम रहेगा जब तक कि हम कोई भी सफलता दर्ज नहीं कर लेते। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। पढ़ाई हलवा नहीं होती फ्रेंड्स, पढ़ाई एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग शेड्यूल प्लान होता है, जिसे हम अच्छे से हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के साथ में करते हैं, जब जाके हम हमारे काम में सफल हो पाते हैं। तो 6 माह कितना भी हो तो इससे कोई लेना देना नहीं है, और लॉन्ग टर्म और हार्डवर्क हमेशा काम में आता है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो पढ़ाई अपनी तेज़ कीजिए, और ये पढ़ाई तेज़ करने का सबसे सुनहरा बेहतरीन एक तरह का मौका है फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए। तो मेरे कमेंट आप हमेशा मुझे जैसे करते हैं वैसे करते रहिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर और एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और भी इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, आयोग हैं और संस्थाएं हैं, हम उन सबको एक एक करके 1 बाय करके पूरा कवर कराएंगे। मेरी तरफ से ये टॉपिक 100% कवर हो चुका है। क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा, ये विश्वास है और पूरी उम्मीद है। अगर बाहर से जाएगा तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जल्दी से एक नई ऊर्जा और एक नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए।